हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये ECU 401 के मिड-टर्म के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। इसके अंदर लेक्चर नंबर भी मेंशन है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। डिमांड कर्व यानी कि इसके अंदर आपको बताना है क्या होता है। अब डिमांड कर्व तो एक समझ लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर यानी कि मतलब आपकी जो प्राइस है और रिलेशनशिप किसके दरमियान, प्राइस के दरमियान, और फिर उसके बाद जाके उसकी कमोडिटी के दरमियान, यानी कि मतलब जितनी भी कमोडिटी है उसकी प्राइस और क्वांटिटी जो है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको डिमांड कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लेक्चर नंबर 13 से दिया है प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो क्या होता है इसके अंदर आपको बताना है। तो मैं ब्रीफ सा कर देता हूँ आपको कि ये रिलेशन होता है किसका, इनपुट और आउटपुट का, गुड्स के जो प्रोड्यूस कर रही है फर्म, यानी कि मतलब जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है उसका इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप जो होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है आपका। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 15 से लिया गया है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी डूब जाती है। जब डूब जाती है मतलब जैसे मिसाल दे कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आपकी जो कितनी भी कॉस्ट थी वो सारी डूब गई, तो उसे संक कॉस्ट कहते हैं। लेक्चर नंबर 11 से है डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। तो इसमें डिफाइन करना है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यानी कि ये ध्यान में रखें कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट क्या होता है कि कितना अमाउंट गुड्स का एक कंज्यूमर देने के लिए तैयार है दूसरी कंज्यूम करने, यानी मतलब जैसे मिसाल दी है वो अगर जैसे सेब खा रहा है तो वो सेब के बदले कितने कितने यानी कि एक्सचेंज कर सकता है केले केले लेने के लिए, और जो इक्वल यानी कि जो सेटिस्फैक्ट्री होगी वो इक्वल ही होगी। यानी कि मतलब अगर वो सेब को सेक्रीफाइस कर रहा है केला लेने के लिए तो वो जो उसकी जो कंपैरिजन है यानी कि उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 2 से लिया गया है ब्रीफली एक्सप्लेन द रैशनल चॉइसेस। इसके अंदर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है रैशनल चॉइसेस क्या होती हैं। तो इसके अंदर यानी कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यानी कि एक इंडिविजुअल है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये देखता है कि उसको क्या यानी कि वो क्या चीज़ें चूज़ करे जिससे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मिले, तो ये रैशनल चॉइसेस होती हैं। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 9 से दिया गया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी तो ये होती है कि जैसे मिसाल दी जाए कि आप एक यूनिट कंज्यूम करें फिर उसका दूसरा यूनिट कंज्यूम करें तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इस तरीके से इंक्रीज़ होती रहती है। और टोटल यूटिलिटी ये ओवरऑल उस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद आपकी जो यूटिलिटी बनी तो वो है। इसके अंदर आपको दोनों का डिफरेंस बताना है। इसी तरीके से डिफरेंस बिटवीन एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग देयर फार्मूला, यानी कि जो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट हैं उनका और मार्जिनल यूजिंग प्रोडक्ट जो फार्मूला है उसके ज़रिए आपको इसको यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है दोनों के दरमियान। लेक्चर 30 से लिया गया था ये क्वेश्चन। अब है लेक्चर नंबर 3 से लिया गया है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मतलब डिमांड यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि आपकी कीमत जो है वो बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। इसी के वाइस वर्सा अगर ले लें, कीमत गिरेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। अब लेक्चर 12 से लिया गया है प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है। तो ये रिलेशनशिप बताता है किस चीज़ के तक कि भाई क्वांटिटी जितनी कंज्यूमर ख़रीद सकता है और प्राइस जितनी चेंज हो रही है उसको ये एक्सप्लेन करता है प्राइस कंज्यूमर कर्व। अब इसी तरीके से लेक्चर नंबर 6 से लिया गया डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ इलास्टिसिटी इन इलास्टिसिटी कर्व, यानी कि मतलब रिलेशनशिप आपको फिर क्या बताना है, प्राइस अब एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ इलास्टिसिटी, जो इलास्टिसिटी और डिमांड इन इलास्टिक डिमांड कर्व से जो रिलेशनशिप है उसको आपको बताना है। इसी तरीके से जो लेक्चर 22 से लिया गया है कलेक्टिव
एंड नॉन कलेक्टिव ओलिगोपोली। इसमें आपको बताना है क्या होती है कलेक्टिव ओलिगोपोली। जैसे कि होती है कि मार्केट सिचुएशन जहाँ होती है कि फर्म या कॉरपोरेशन जो भी हैं वो एक साथ बैठ जाए और प्राइस और आउटपुट दोनों डिफाइन करें। मतलब जैसे मिसाल दीजिए कि शुगर कंपनीज जो है वो सारी एक साथ बैठ जाएं 10-20 जो भी कोई कंट्री के अंदर है और वो बोलेंगे भाई आज से शुगर जो है वो हम 200 रुपये नहीं बेचेंगे, मिसाल दे रहा हूँ। तो अब और आउटपुट जितना यानी जैसे आते जब 200 रुपये की बेचेंगे तो उसका आउटपुट भी कम करना पड़ेगा। तो आउटपुट भी वही डिसाइड करें कलेक्टिव के अंदर और प्राइस भी वही डिसाइड करें। और जो नॉन कलेक्टिव है वो अदर यानी मतलब जो इनके अलावा जो भी हैं कि इसके अंदर वो जो नॉन कलेक्टिव है उसके अंदर वो compete करती हैं एक दूसरे से और जो है वो एक कंपटीशन रखती हैं आपस में, ना कि वो एक दूसरे को साथ मिलके कार्टेल बनाए, बल्कि इसके अंदर कंपटीशन करती है नॉन कलेक्टिव ओलिगोपोली में। अब लेक्चर 21 से लिखे है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद एग्जाम्पल आपको बतानी है एग्जाम्पल के ज़रिए। तो ये तकरीबन ऐसी होती है कि जो बिज़नेस है यानी जो भी एंटिटी है वो करिए चार्ज करे पॉसिबल प्राइस जितने भी मैक्सिमम हो सके एक एक यूनिट के लिए। अब जैसे मिसाल दिए पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों का ये कह सकते हैं आप कि गाड़ियों के अंदर जो प्रोड्यूसर है या फर्म है वो मैक्सिमम जितना वो चार्ज कर सकती है वो चार्ज करती है। गाड़ियों के मामले में ऐसा देखा जाता है। अब लेक्चर नंबर 16 से लिया गया है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्शन के ऊपर वेरी करे। जैसे मिसाल दे दिया है रॉ मटेरियल है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। फिक्स कॉस्ट वो जो आपकी प्रोडक्शन पे डिपेंड ना करें, चाहे आप 1 लाख यूनिट बनाएं या एक भी यूनिट ना बनाएं, वो फिक्स रहेगी। जैसे रेंट कॉस्ट है, आपको रेंट देना ही देना है, आप अपनी प्रीमिसेस में कुछ भी ना करें। इसी तरीके से आपकी सैलरीज़ हैं, चाहे आप 1 यूनिट प्रोड्यूस ना करें या 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करें, तो सैलरीज तो आपको देनी है, तो वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट में आती है। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 15 से मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूट, इसको एक्सप्लेन करना है, आपने बताना है कि यानी मतलब टेक्निकल सब्सटीट्यूट क्या होते हैं मार्जिनल रेट में, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 6 से लिया गया है राइट द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला है वो बताना है, जिसके अंदर मतलब इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाती है कि भाई ये इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, ये वो। और फिर उसके बाद एक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड भी आपको बतानी है। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि मतलब कोई चीज़ काम करे जिससे आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाए, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आता है। और कोई काम ऐसा छोड़ दें या फिर करना शुरू कर दें जिससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो गिर जाए, वो डिसइकोनॉमीज में आ जाता है। अब लेक्चर नंबर 10 से लिया गया है डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, यानी कि मतलब रिस्क क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है आपको इसके अंदर एक्चुअली के अंदर कि रिस्क और अनसर्टेनिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल के ज़रिए। अब ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। वाई वी यूज परसेंटेज चेंज रादर देन एब्सोल्यूट चेंज इन इलास्टिसिटी, यानी कि हम क्यों परसेंटेज करते हैं इलास्टिसिटी के अंदर, ये आपको यहाँ पे बताना है, रादर देन कि हम एब्सोल्यूट चेंज इन इलास्टिसिटी करें। अब तो लेक्चर नंबर 22 से लिया गया है मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी एंड मैक्सिमैक्स स्ट्रैटेजी आपको बतानी है। तो इसके अंदर मतलब मैक्सिमिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता है कि एक बंदा डिसीजन ले, सही है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम आ जाए उसका, ठीक है, ये मैक्सिमिन है।
اور سوری یہ میکسی میکس ہے، تھوڑا سا پروننسیشن میں تھوڑی سی اگر غلطی ہو رہی ہے تو معذرت ہے. اور میکسی من کیا ہے کہ اگر ڈیسیشن لیا لیکن بیسٹ آف دی ورس میں چلا گیا تو یہ میکسی من ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ کرے گی آپ کی مڈ ٹرم کی ایگزامینیشن پریپریشن میں. بیسٹ آف لک فار یور ایگزام اینڈ اللہ حافظ.